आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के सेक्शन को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कदर में कमी होना, किसी भी चीज की वैल्यू में कमी होना, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी होना। जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं, कोई बाइक वगैरह लेते हैं, कोई भी दूसरा एसेट हम लेते हैं तो टाइम टू टाइम जो है वो उसमें कमी होती है, तोड़ फोड़ होती है। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी वैल्यू जो है वो घटती है, उस चीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी डेफिनेशन ये है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू इन पार्टिकुलर टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की वजह से जो टाइम टू टाइम जो है वो सालों साल उस चीज की कदर में जो कमी होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक गाड़ी लेते हैं, हम एक बाइक लेते हैं, या कोई भी और जो है वो हम चीज लेते हैं, कोई कंप्यूटर या मोबाइल लेते हैं, तो टाइम टू टाइम गाड़ी जो है उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसे रिपेयर करवाते हैं या बार बार जो है वो डैमेज होती है, सालों साल जो है वो जैसी न्यू होती है उससे वो घटती जाती है। तो एक टाइम पे आके उसकी कदर जो है वो बिल्कुल डेड हो जाती है, गाड़ी खत्म हो जाती है, फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और डिस्पोज कर देते हैं कबाड़ के पास। तो जो भी तो इस चीज को अमल को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दुनिया के बने हुए हैं उनके मुताबिक चार्ज की जाती है, वो 10% या 15% या जितनी भी हो सकती है। और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो इससे डिफरेंट है, और वो कैसे चार्ज की जाती है आगे हम जाके आज के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं रिटन डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट कि रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है। रिटन डाउन वैल्यू जो है इज आल्सो कॉल्ड अ बुक वैल्यू। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। रिटन डाउन वैल्यू जो है इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं आसान जुबान में। जब भी हम कोई एसेट बाय करते हैं, हमारी जो अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं या हमारे खाते जो होते हैं, हम उसमें लिख देते हैं कि राइट कर देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं इस चीज की इतनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक जो है वो गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी की मैंने 30 लाख रुपए की खरीदी, तो मैं उस गाड़ी को राइट डाउन कर दूंगा अपनी बुक्स में कि ये गाड़ी मैंने 30 लाख की खरीदी, इसकी कॉस्ट जो है वो 30 लाख है। तो ये होगी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब क्या होगा, अब 1 साल गुजर जाएगा, गाड़ी मेरे पास रहेगी, 2 साल गुजर जाएंगे, 3 साल गुजर जाएंगे, हर साल मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मतलब गाड़ी जो में तोड़ फोड़ होगी, वियर एंड टियर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हर साल 10% गाड़ी की कीमत वैल्यू में कमी आती है, तो 3 साल बाद जो है वो कितनी 30% कमी आ गई। तो हर साल में 10% जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें से 10% जो है वो माइनस करता जाऊंगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कहलाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसमें दो चीजें समझने की हैं। एक, फर्स्ट टाइम जो हमने एसेट लिया उस पे जो हमने बुक बुक वैल्यू उसकी लिख दी, बुक में जो उसकी वैल्यू लिख दी वो कहलाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। या टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन जब होगी, डेप्रिसिएशन के बाद उस एसेट की में जो कमी आएगी, कमी होने के बाद वो जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। सेक्शन 22 डील करता है डेप्रिसिएशन को। आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़े हैं, उसका डिवीजन 3 है ये। डिडक्शंस के अंडर स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का जिक्र मिलेगा आपको। सो आते हैं सेक्शन पे। सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द depreciation of the person depreciable assets used in person business in the tax year। वो कहता है कि कोई भी बिजनेस पर्सन है उसे अलाउ है कि वो डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट कर सकता है अपनी बिजनेस की इनकम में से, लेकिन सिर्फ उन एसेट्स पे जिनकी डेप्रिसिएशन होती है, उन एसेट्स पे नहीं जिनकी डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है। जैसे जमीन है, जमीन तो जमीन ही रहेगी, उसमें क्या कमी आएगी, क्या जमीन का साइज छोटा हो जाएगा, नहीं। सो ऐसे एसेट्स जिनकी जो डेप्रिसिएट होते हैं, जिनमें वियर एंड टीयर होती है, जैसे बिल्डिंग होगी, कारें होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी और बहुत सारी चीजें होगी, तो आप कोई मसला नहीं है, अपनी बिजनेस इनकम में से लेस कर सकते हैं वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट। कौन सी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आगे देखते हैं। सब्जेक्ट टू subsection 3, the depreciation deduction for a tax year shall be computed by applying the rate specified in first schedule against the written down value of the asset at the beginning of the year। वो ये कह रहा है कि एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन होती है ये वही रेट्स के मुताबिक आपको डेप्रिसिएट करना है। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई गाड़ी है, कोई भी और चीज है, जो डेप्रिसिएशन के रेट टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने स्केड्यूल में दिए हुए हैं। किस स्केड्यूल में, अभी हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। जो स्केड्यूल में दिए गए हैं सिर्फ उन रेट्स के मुताबिक हमें डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है।
देखें ये थर्ड स्केड्यूल का जिक्र मिलेगा आपको पार्ट 1 सी सेक्शन 22 उसी की बात कर रहा है। वो कहता है बिल्डिंग है तो उस पे डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 5% है। फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सिनेमा, होटल, हॉस्पिटल 10% है डेप्रिसिएशन का रेट। फर्नीचर वगैरह है आपके ऑफिस में 10% रेट, मशीनरी एंड प्लांट है 10% रेट है। यहाँ पे सब चीजों का जिक्र मिलेगा, चाहे कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं, कंप्यूटर पे 30% डेप्रिसिएशन, टेक्निकल चीज है, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स जो है उन पे 20% डेप्रिसिएशन, जहाज वगैरह है, शिप वगैरह 5%। और हर चीज का यहाँ पे डेप्रिसिएशन का पूरा रेट दिया हुआ है। आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो चार्ज नहीं करनी, जो टैक्स ने डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं आपने उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज करनी है और आप इस अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने थर्ड स्केड्यूल देख लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है प्रोवाइड दैट वेयर एसेट इज यूज्ड बाय द पर्सन business for the first time in a tax year commencing or after first day of July 2020, the depreciation deduction shall be reduced by 50%. वो कह रहा है कि अगर 30 जुलाई के बाद 30 जुलाई 2020 के सॉरी 1 जुलाई 2020 के बाद कोई ऐसा एसेट यूज हुआ है आपके पास, यानी कि वो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर 6 महीने आपके पास एसेट यूज हुआ है तो फिर आप डेप्रिसिएशन उस पे 100% चार्ज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 10% डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो क्योंकि वो एसेट ही पूरा साल यूज नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने यूज हुआ है, तो फिर हम 10% डेप्रिसिएशन है तो फिर हम सिर्फ उस पे 5% यानी कि आधी डेप्रिसिएशन 50% उस अमाउंट का चार्ज करेंगे। अगर पूरे साल में यूज हुआ होता है एसेट तो 100% हम डेप्रिसिएशन मतलब 10% जितनी भी अमाउंट थे वो चार्ज करते। अगर आधा साल हुआ है तो हम आधे साल के उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल यही मतलब है इसका। वेयर अ डेप्रिसिएबल एसेट इज यूज्ड इन अ टैक्स ईयर partially in deriving income from business chargeable to tax and partially for another deduction allowed under section etc। यहाँ इस सेक्शन में वो ये कहता है कि एक ऐसा एसेट जो पार्शली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है और पार्शली किसी और पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, गाड़ी जो है 50% जो है बिजनेस के कामों के लिए यूज हुई है, 50% पर्सनल घर के फैमिली के लिए यूज हुई है, तो फिर हम उस पे जो है डेप्रिसिएशन है 100% जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की साल की डेप्रिसिएशन है गाड़ी की तो हम 50% उस पे चार्ज करेंगे, मतलब कि हम 5,000 ही सिर्फ डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि गाड़ी जो है 50% सिर्फ यूज हुई है बिजनेस के लिए, बाकी तो घर के लिए यूज हुई है, तो हमें डिडक्शन भी 50% ही अलाउ है। उर्दू वर्जन आप खुद पढ़ लीजिए अगर पढ़ना हो तो। The written down value of a depreciable asset of a person at the beginning of the year shall be। अब रिटन डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा। रिटन डाउन वैल्यू वो कहता है कि साल के शुरू में किसी भी एसेट की रिटन डाउन वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमाइन होगी। वेयर द एसेट वाज एक्वायर्ड in the tax year, the cost of asset to the person as reduced by initial allowance in respect of the asset under section 23। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल अलाउंस का जिक्र है, आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। इनिशियल अलाउंस ये होता है कि हुकूमत जो है वो प्रमोट करने के लिए कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कंपनियां जो है इंस्टॉल करें, तो शुरू में जो है वो पहले साल में जब भी कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कोई कंपनी इंस्टॉल करती है तो हुकूमत उसे इनिशियल अलाउंस देती है। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, अलाउंस का मतलब है अलाउ। तो हुकूमत कुछ खास परसेंटेज अलाउ करती है कि इतनी परसेंटेज जो है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं उस एसेट की वैल्यू में से, रिटन डाउन वैल्यू में से। फॉर एग्जांपल एक एसेट था 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, तो हुकूमत ने कहा कि अगर आप ये पाकिस्तान में इंस्टॉल करते हैं या मोबाइल की फैक्ट्री नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे हम आपको अलाउ करते हैं कि आप इसे इंस्टॉल करें, तो हम आपको 30% इस पे अलाउ करेंगे इनिशियल अलाउंस। तो 50 लाख का एसेट है तो उसका 30% हम निकाल लेंगे, जितना भी बना तो वो उस 50 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस होके तो अब वो क्या हो गया, अब इनिशियल अलाउंस हो गया जो हमने उसमें से लेस किया। तो पहले साल में हुकूमत प्रमोट करने के लिए इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को इनिशियल अलाउंस भी देती है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है वो। आगे वो कह रहा है कि इन एनी अदर केस द कॉस्ट ऑफ एसेट, ओके ऊपर यही कह रहा है कि जो जब भी आपने अमाउंट एसेट की कैलकुलेट करनी है सबसे पहले उसमें से इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे जितना आपको मिला, और जो कॉस्ट आप जितनी का एसेट एक्वायर किया 50 लाख का, फिर इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 20 लाख है तो पीछे उसकी वैल्यू रह जाएगी 30 लाख रुपए, आप एसेट की वैल्यू होगी 30 लाख और हम उसे बुक्स में अपनी राइट डाउन कर लेंगे।
आगे वो कहता है इन एनी अदर केस, किसी भी दूसरे मामले में द कॉस्ट ऑफ एसेट टू द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन इंक्लूडिंग एन एनी इनिशियल अलाउंस अंडर सच अलाउड टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट वेरी प्रीवियस टैक्स। फॉर एग्जांपल हम एक पुरानी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, हम पुरानी गाड़ी लेते हैं किसी दूसरी कंपनी से, किसी हम अपनी छोटी सी हमारी कंपनी है उसके लिए हम किसी और से गाड़ी ले रहे हैं। सो जब वो गाड़ी नहीं आई थी उस कंपनी को इनिशियल अलाउंस मिला हुआ था, और प्लस जो है वो अब वो 3 साल गाड़ी चल चुकी है, वो 30% जो है डेप्रिसिएशन भी काट चुका है और इनिशियल अलाउंस भी उस पे ले चुका है उस गाड़ी पे। तो जब हम उसे बाय करेंगे तो पीछे जितना भी इनिशियल अलाउंस उस पे चार्ज हुआ है उसकी बुक्स में, वो प्लस जो डेप्रिसिएशन वो 3 साल की डिडक्ट कर चुका है अब जो उसकी वैल्यू है ये सब निकालने के बाद वो हमारी उस एसेट की वैल्यू होगी जो हम राइट डाउन करेंगे अपनी बुक्स में। Where the subsection 3 applies to a depreciable asset for a tax year, the written down value of the asset shall be computed on the basis of asset has been solely used to derive income from business chargeable to the tax। सिंपल यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर कोई भी एसेट है, सबसेक्शन 3 का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। देखिए सबसेक्शन 3 का जिक्र है, इसमें वो बात कर रहा था कि एक एसेट पार्शियली बिजनेस के लिए यूज हुआ है और पार्शियली जो है वो जो है घर के लिए, फैमिली के लिए, तो हमें आधी डेप्रिसिएशन ही अलाउ है। लेकिन यहाँ पे जिक्र कर रहा है स्पेशली कि अगर एक एसेट जो है वो बिजनेस के लिए पार्शियली यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन तो ठीक है, 50% हमें अलाउ है कि हम उसे डिडक्ट करें। क्या रिटर्न डाउन वैल्यू भी जो है वो हम आधी लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी थी, फैमिली के लिए यूज हुई है, 50% बिजनेस के लिए, तो उसमें से जो है वो 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन है, तो हमें 5% डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ है कि हम उसमें से उसे डिडक्ट करें बिजनेस की इनकम में से। हाँ, लेकिन अब रिटन डाउन वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जो है वो 1 लाख रुपए की है और 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हम करते हैं, तो डिडक्शन हमें 5% ही अलाउ है कि बिजनेस की इनकम में से डिडक्ट करें। लेकिन जो रिटन डाउन वैल्यू है वो पूरी की पूरी जो 10,000 डेप्रिसिएशन है हम वो निकालेंगे 1 लाख में से और पीछे 90,000 बन जाएंगे। तो अब 90,000 रुपए जो है वो उस गाड़ी की रिटन डाउन वैल्यू है इन एक्चुअल, और वही हम अपनी बुक्स में नोट डाउन करेंगे। हाँ, लेकिन जो डिडक्शन है, जो क्लेम है टैक्स का, जो वो हम सिर्फ 5,000 करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ ओनरशिप ऑफ ए depreciable asset under this section and section 23 shall not exceed the cost of asset। ये तो जनरल सी बात है। वो कह रहा है कि कोई भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं तो कोई एसेट है तो उसी पे डेप्रिसिएशन हो रही है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक एसेट है, एक गाड़ी हमने एक्वायर की है 5 लाख की और डेप्रिसिएशन उस पे हो गया है 6 लाख। ऐसे नहीं है, किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन जितनी उसकी मालियत थी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो ये सेक्शन 7 एक्सप्लेन करता है। Where in any tax year a person disposes of a depreciable asset, no depreciation deduction shall be allowed under this section for that year end। अगर किसी भी साल में कोई भी पर्सन किसी एसेट को जो है वो डिस्पोज कर देता है, मतलब सेल कर देता है, तो उस बंदे को उस साल में डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना अलाउ नहीं है अपनी बिजनेस इनकम से। एंड उसके अलावा वो कहता है इफ द कंसिडरेशन रिसीव exceed the written down value of the asset at the time of disposal, the excess shall be chargeable to tax that in that year under the head income from business। वो कहता है कि अगर आपको कंसिडरेशन, उसका मुआवजा ज्यादा मिल गया हो जो आपने चीज बेची है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पुरानी जो है वो मशीन थी हमारी फैक्ट्री में, उसकी इस टाइम रिटन डाउन वैल्यू जो थी वो 50,000 रुपए थी हमारी बुक्स में, लेकिन जब हमने उसे सेल किया वो बिकी 70,000 रुपए की, तो अब हमें 20,000 रुपया जो गेन हुआ, तो लिहाजा ये जो गेन है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड होगा और इस पे जो है वो टैक्स चार्ज होगा सेम इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर।
आगे वो कहता है if consideration received is less than the written down value of the asset the time of disposal the difference shall be allowed as a deduction in computing the person income chargeable and the had income from business। क्योंकि अब यहाँ पे ये कहता है कि एक ऐसा एसेट उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 50,000, हमने उसे डिस्पोज कर दिया, मतलब सेल कर दिया और हमें वो बिका 30,000 रुपए का। तो हमारा लॉस हुआ और लॉस को हमें पता है कि हम बिजनेस की इनकम में से अपने लॉसेस को डिडक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 20,000 रुपए हमें लॉस हुआ हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। आगे कहता है प्रोवाइड दैट वे डेप्रिसिएबल एसेट इज यूज्ड इन द पर्सन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसिंग और द आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड शैल बी इट इज सिंपल वही बात करता है। कहता है कि अगर 6 महीने कोई भी एसेट जो है वो 6 महीने सिर्फ यूज हुआ है आपके बिजनेस में, तो फिर जितनी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनती है उसका 50% ही आप चार्ज करेंगे, क्योंकि एसेट 50% यूज हुआ है, आधा साल यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन तो 100% चार्ज नहीं होगी, तो डेप्रिसिएशन भी 50% चार्ज होगी। जो कहता है कि स्केड्यूल में जितने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, तो आधी उसकी चार्ज होगी, यानी अब उस एसेट पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि एसेट सिर्फ 6 महीने यूज हुआ है बिजनेस में। Where subsection 3 applies, the written down value of the asset for the purpose of subsection 8 shall be increased by the amount that is not allowed as a result of the application of subsection 3। सिंपल एंड ऑब्वियसली वो ये कह रहा है कि जो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है तो वो अमाउंट आपकी टैक्स चार्जेबल हो जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन जाएगी और उसमें सेम एज यूजुअल जो है उसमें टैक्स चार्ज हो जाएगा, जो अमाउंट आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 10 की तरफ। वो कह रहा है where class A of subsection 13 applies, the consideration received on disposal of the passenger transport vehicle for the purpose of subsection 8 shall be computed according to this formula। पहले देख लेते हैं जी सबसेक्शन 13 क्या कहता है। बढ़ते हैं सबसेक्शन 13 की तरफ, इसे फिर बाद में आके देखते हैं। सबसेक्शन 13 ये है, वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉस्ट ऑफ अ depreciable asset being a passenger transport vehicle not plying for hire shall not exceed 2.5 million rupees। नॉट प्लाइंग फॉर हायर का मतलब होता है कि ऐसी व्हीकल जो किराए के ऊपर ना चल रही हो। ये बात कर रहा है कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस ने अपनी कुछ व्हीकल्स रखी होती हैं, जैसे बसेस वगैरह होती हैं स्टाफ के बच्चों को शहरों तक लाने ले जाने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, या स्टाफ को फैक्ट्री से या उनके शहर से फैक्ट्री तक लाने के लिए, मतलब ऐसी व्हीकल जो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस यूज हो रही हो, उसके एम्प्लॉइज वगैरह के लिए किराए पे ना चल रही हो। तो इस तरह की अगर कोई व्हीकल होगी तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं स्लाइड में। वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी आपके पास व्हीकल है तो उसकी जितनी मर्जी कॉस्ट है, आपने जितने पे मर्जी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी व्हीकल 30 लाख रुपए की खरीदी है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पज आप उसकी जो वैल्यू है 25 लाख ही कंसीडर करेंगे और आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हमेशा उस 25 लाख के ऊपर ही चार्ज होगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने व्हीकल खरीदी 30 लाख की, लेकिन अगले साल जब उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो वो करेगा, वो ये कंसीडर ये करेगा कि ये व्हीकल अच्छा 30 लाख की जो उसने खरीदी, उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो उसकी वैल्यू है, कॉस्ट है, वो तो 30 लाख रहेगी, लेकिन सिर्फ टैक्स के पर्पज के लिए, टैक्स के मामले के लिए जब वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो देखेगा कि 25 लाख के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन बनती है वो चार्ज कर लेगा। और अच्छा इसी तरह किसी उसने उसी कंपनी ने कोई और व्हीकल खरीदी, वो 1 करोड़ पे की है, और कोई एक और व्हीकल खरीदी वो 2 करोड़ पे की है, चाहे 10 करोड़ की व्हीकल हो, टैक्स लॉ ने एक चीज लिमिट कर दी है। वो ये कह रहा है कि जितने मर्जी की आप व्हीकल खरीदें, जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें ठीक है ओरिजिनल आप वैल्यू लिखें, ठीक कोई मसला नहीं है, लेकिन टैक्स में जब उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपने व्हीकल की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 25 लाख रुपए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और यही वैल्यू कंसीडर करनी है।
और इसी पे इससे ज्यादा वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की परमिशन नहीं है। जितने मर्जी के व्हीकल है आपने उसे 25 लाख ही कंसीडर करना है। अब फाइनली बढ़ते हैं उसकी तरफ कि जो हम पढ़ रहे थे फार्मूले की तरफ, वो ये कह रहा है where class A of subsection 3 the consideration received on disposal of the passenger transport vehicle for the purposes of subsection 8 shall be computed according to this formula। इसे भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। वो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है, वो कह रहा है कि यही व्हीकल जो आपने खरीदी हुई थी अपने एम्प्लॉइज वगैरह के लिए, टैक्स के पर्पज के लिए 25 लाख आपने वैल्यू शो की, और इसे आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है सेल। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, मतलब आपको कोई मुआवजा मिल गया है, आपको कुछ गेन हो गया है, आप कुछ कंसिडरेशन आपको मिल गई है उसकी डिस्पोजल पे यानी उसकी सेल पे। तो उस कंसिडरेशन को कैसे काउंट किया जाएगा, अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल के इस फार्मूले में व्हीकल है, व्हीकल थी फॉर एग्जांपल के हमने 30 लाख की खरीदी थी, 3 मिलियन की खरीदी थी, ठीक है, और वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर थी, मतलब कि वो किराए पे नहीं चल रही थी बल्कि हमारे ही स्टाफ के लिए, उनके बच्चों के लिए थी। तो ए कहता है, और थोड़े अरसे बाद वो व्हीकल खराब होगी, तो हमने कहा सोचा कि इसे बेच दें और इसे बेच के जो है वो कुछ गेन ले लें या नहीं ले लें, जो हमारा मकसद था। तो अब जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसकी सेल पे, उसे टैक्स में किस तरह ट्रीट करेंगे। हमने जो है वो 30 लाख की व्हीकल थी, तो टैक्स ने तो 25 जो है वो लाखों से कंसीडर किया। हमने 2 करोड़ की व्हीकल खरीदी, उसने भी उसे 25 लाख ही कंसीडर किया डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। तो क्या जब हमारी डिस्पोजल होगी तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या हमें कोई फेवर देगा? जी बिल्कुल देगा, इस फार्मूले के मुताबिक। ए का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन सेल। जब आपने उस पुरानी व्हीकल को सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल वो जो व्हीकल थी मैंने 20 लाख रुपए की सेल कर दी, तो ये होगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। अच्छा, बी अमाउंट ट्रीटेड एज टैक्स कॉस्ट, मतलब कि आपको बताया कि शुरू में व्हीकल हमने 30 लाख की खरीदी थी, बुक वैल्यू उसकी 30 लाख थी, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 25 लाख कंसीडर किया। तो बी से मुराद है टैक्स कॉस्ट, जो टैक्स के पर्पज के लिए हमने उसकी कीमत लिमिट फिक्स की थी, वो 2.5 लाख थी, 2.5 मिलियन थी। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट जिस पे हमने वो व्हीकल खरीदी थी, वो हमने खरीदी थी 30 लाख पे, यानी कि 2 मिलियन वो पैसे हो गए जिस पे अब हमने पुरानी गाड़ी बेची है। 2.5 मिलियन वो अमाउंट होगी जो हमने टैक्स के पर्पस के लिए हमने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अपनी बुक्स में कंसीडर की थी टैक्स चार्ज करने के लिए। और 3 मिलियन वो अमाउंट है जिसपे हमने नई गाड़ी खरीदी थी। सो जब अब देखें, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो कंसिडरेशन आएगी, जो हमारा गेन आएगा, वो आएगा 1.6 मिलियन। अगर टैक्स डिपार्टमेंट 2 मिलियन जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने जो है व्हीकल जो है मतलब के गेन लिया है 20 लाख, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जैसे आपने पहले अपनी व्हीकल को कम पैसों पे शो करवाया, चाहे आपको 20 लाख गेन हुआ है, 2 मिलियन आपको गेन हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम आपको ये समझेंगे कि आपने जो गेन लिया है उस व्हीकल से 1.6 मिलियन लिया है, 16 लाख रुपए लिया है, और इसी को आपका गेन समझा जाएगा और इसी को इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल किया जाएगा, और इसी पे जो है वो टैक्स चार्ज होगा 1.6 मिलियन पे, ना के 2 मिलियन पे। टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ये फायदा इसलिए दिया क्योंकि शुरू में उसने भी आपकी जो व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसे घटा के 25 लाख किया। जब आप उसे सेल कर रहे हैं तो इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट आपको भी पूरी की पूरी जितनी कंसिडरेशन आपको 20 लाख मिली है उस पे जो उसे गेन कंसीडर नहीं कर रहा, बल्कि 1.6 मिलियन को आपका टैक्स पर्पसेस के लिए गेन कंसीडर करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं यहाँ पे आपको, कि जो व्हीकल है जब आप खरीदेंगे उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 50 लाख है तो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें 50 लाख ही लिखेंगे, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, डिडक्शंस करेंगे, तब उसे 50 लाख नहीं 25 लाख कंसीडर करेंगे, और 25 लाख पे 10% पहले साल, दूसरे साल फिर 10%, जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन का रेट हुआ, तो इस तरह आप कंसीडर करते जाएंगे। हर साल 25 लाख पे 10% किया, जो है वो 25,000 शायद 2.5 लाख आ गया। तो इस तरह करके अगले साल फिर वो 2.5 लाख 25 लाख से कम हो गया, 22 लाख कुछ 50,000 बन गया, फिर अगले साल फिर 22 लाख 50,000 पे डेप्रिसिएशन 10%, इस तरह वो घटती जाएगी।
सो अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सब सेक्शन की तरफ। आगे कहता है वो डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउड टू बी अ लीजिंग कंपनी और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा और स्केड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा और स्केड्यूल्ड बैंक or a development finance institution and lease to another person shall be deductible only against the lease rental income derived in respect of such assets। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी स्केड्यूल्ड बैंक है, कोई भी लीजिंग कंपनी है, उसने कोई भी इस्लामिक मुदारबा बेस पे किसी ने जो है वो लीजिंग की हुई है गाड़ियों वगैरह की या किसी और एसेट की, तो वो उस एस क्योंकि लीजिंग में जो ओनर होता है वो तो बैंक ही होता है, तो वो बैंक के एसेट्स हुए, वो डेप्रिसिएशन उस व्हीकल वगैरह की, उस एसेट की डिडक्ट कर सकता है, लेकिन अगेंस्ट द रेंटल इनकम, जो वो उस लीजिंग के अगेंस्ट रेंटल इनकम अर्न कर रहा है, उस रेंटल इनकम के अगेंस्ट जो है वो उसकी जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है वो अमाउंट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। सेक्शन सब सेक्शन 13 जो है वो हम पढ़ चुके हैं, अभी एग्जांपल के साथ आगे वो कह रहा है, आगे हम ये पढ़ना जरूरी है, वो कह रहा है कि एनी एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और अ मुदारबा और अ स्केड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लीज टू अनदर पर्सन इज ट्रीटेड एज, यहाँ पे लफ्ज इंपॉर्टेंट है, लीज टू अनदर पर्सन इज ट्रीटेड एज यूज्ड इन द लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक और द मुदारबा और द स्केड्यूल्ड बैंक और द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि कोई भी कंपनी या बैंक जो है मुदारबा बेसिस पे या दूसरे कन्वेंशनल बैंक जो है वो लीजिंग करते हैं, तो वो बैंक के नाम एसेट होता है, तो वो उन्हीं की मलकियत समझा जाता है, चाहे उन्होंने आगे किसी को लीज पे दिया हुआ है वो एसेट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि टैक्स ला ये कह रहा है, अब कल को बैंक कहें कि हम तो इस एसेट को यूज नहीं करे, तो हम तो इसकी डेप्रिसिएशन, तो इसकी तो वही जो है वो सारी चीजें करे जो जिसने एसेट वो लिया हुआ है। वो कहता है नहीं, एसेट आपने लीज किया हुआ है, नाम आपके है, ओनरशिप आपकी है, लिहाजा आप ही जो है वो इसकी ओनर जो है वो समझे जाएंगे। और डेप्रिसिएशन भी एक आपने करनी है, डिडक्ट करनी है, तो आप ही ने करनी है अपनी इनकम में से, ना कि उस बंदे ने करनी है जो उन एसेट को यूज कर रहा है, क्योंकि वो तो ओनर है ही नहीं। अच्छा, आगे वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो डेप्रिसिए डेप्रिसिएबल एसेट में शामिल नहीं है। जो लैंड है, फॉर एग्जांपल एक लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो डेप्रिसिएशन जो होगी, वीर एंड टीयर जो होगा, तोड़ फोड़ जो होगी, वो बिल्डिंग की होगी। या जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हुई है बिल्डिंग के इर्द गिर्द, कोई सड़क बनी है, कोई जो है वो रोड बना है, कुछ और चीजें, मतलब जो फेंसिंग की है इर्द गिर्द बिल्डिंग के, या कुछ और शटरिंग वगैरह की है, बिल्डिंग के पास कोई ग्रिल वगैरह लगी है, तो सिर्फ ये जो चीजें हैं, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स या फिर जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन होती है, और यही डेप्रिसिएबल एसेट है। तो लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती, लैंड वैसी की वैसी पड़ी रहती है। वो ये कहता है कि जब भी आप बिल्डिंग की जो है वो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, या जब भी बिल्डिंग में साथ शामिल कर लेंगे आप स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, जो इनकी रोड वगैरह बनी हुई है, आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट क्या है, तो ये दोनों चीजें उसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन लैंड को एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें उसे इसके साथ शामिल ना कीजिएगा लैंड की कॉस्ट को, क्योंकि लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, लैंड तो हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो सिर्फ बिल्डिंग प्लस स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की परमिशन है, लैंड पे नहीं, ना लैंड की होती है डेप्रिसिएशन। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट देखते हैं किसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट लास्ट में दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो कह रहा है कि उसका रिलेशन होना चाहिए, मतलब जुड़ी होनी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, बिल्डिंग वगैरह के साथ। इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के साथ कोई जुड़ी होती है, रोड, कोई रोड हो सकता है, ड्राइव वे, कोई राहदारी हो सकती है, मतलब कार पार्किंग हो सकती है, जैसे शटर वगैरह लगाया होता है, स्टैंड बनाया होता है छांव के लिए, रेलवे लाइन जैसे होगी वो गुजर रही है, मतलब कि बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे ये नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज वगैरह हैं,
इत्तेफाक फाउंड्रीज, तो इसमें रेलवे लाइनें जाती हैं पूरी, जो बड़ी फैक्ट्री हैं वहाँ सामान लाने के लिए पूरी की पूरी रेलवे लाइनें जो है वो अंदर तक जाती हैं सड़क के अलावा। तो वहाँ से डायरेक्ट रेलवे के ज़रिए सामान आता है बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में। वो कहता है अगर इस तरह की कोई चीज़ है आपकी फैक्ट्री के अंदर है, तो वो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में शामिल हो सकती है। पाइपलाइन, कोई पाइपलाइन वगैरह बिछाई हुई है आपने, कोई ब्रिज वगैरह बना हुआ है, टनल वगैरह, एयरपोर्ट, रनवे। अच्छा, एयरपोर्ट जो है उसका जो रनवे है वो भी इसमें स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में आता है। क्योंकि रनवे भी जो है वो एयरपोर्ट का हिस्सा है, बिल्डिंग का ही हिस्सा है। रनवे नहीं होगा तो जो लैंड कहाँ पे जो है वो लैंडिंग करेंगे जहाज। तो इसलिए जो है वो रनवे भी एयरपोर्ट की बिल्डिंग का हिस्सा ही है, उसके साथ एसोसिएटेड है, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में आएगा। नहर वगैरह है, कोई डॉक वगैरह है जहाँ शिप वगैरह लंगर अंदाज होते हैं, ईटीसी इतनी सारी और चीजें दी हुई हैं। तो वो कहता है बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग के साथ जो चीजें एसोसिएटेड हैं इन रिलेशन टू द बिल्डिंग, ये होगी आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल, जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। बट लैंड के साथ, लैंड के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते, उसकी कॉस्ट को आप एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करेंगे, और उस वही अमाउंट जो है उस रेट पे चार्ज करेंगे जो स्केड्यूल में दिया हुआ है, और वही अमाउंट जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से आप डिडक्ट करेंगे। अच्छा, आगे वो कहता है कि ये हमने पढ़ लिया ऊपर वाला। आगे वो कहता है कि वेयर द कंसिडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, द कंसिडरेशन रिसीव शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो है वो 50 लाख की, लेकिन हमने उसे सेल कर दिया, वो सेल होगी 70 लाख रुपए की। तो अब क्या, अब जो है वो कंसिडरेशन जो हमने रिसीव की है, क्या 50 लाख जो बुक वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी प्रीवियस, उसे समझेंगे, या जो हमें नए पैसे मिले हैं 70 लाख जो मिले हैं जिस पे गेन हुआ है, वो हम इनकम का सॉरी बिजनेस का गेन समझेंगे। किस चीज को हम गेन समझेंगे? वो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आपका कोई एसेट, कोई बिल्डिंग वगैरह हायर रेट पे फरोख्त हो जाए, आपको कंसिडरेशन हायर मिले, जो हायर वैल्यू है, उसे ही अब आप एसेट की कॉस्ट समझेंगे, उसे ही आप एसेट की लागत समझेंगे, और वही आपकी इनकम का हिस्सा बनेगा। आगे कहता है कि वेयर अ डेप्रिसिएबल एसेट that has been used by a person in Pakistan is exported or transferred out of Pakistan, the person shall be treated as having disposed of the asset at the time of the export or transfer for a consideration received equal to the cost of the asset. अच्छा, इस तरह से होता है। वो यहाँ पे दो बातें करें कि एक तो ऐसा एसेट जो पाकिस्तान में यूज हुआ हो, यूज्ड बाय अ पर्सन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये हुआ हो, इस एसेट को पाकिस्तान से बाहर या तो एक्सपोर्ट कर दिया गया हो, या जो है वो सेल कर दिया गया हो, उसपे कुछ मुआवजा मिला हो, या फिर जो है वो ट्रांसफर कर दिया हो दूसरे मुल्क में। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है या पाकिस्तानी कंपनी है, तो बहुत सारे मुल्कों में इनकी फैक्ट्रीज हैं, ब्रांचेज हैं, प्लांट्स हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के एक प्लांट से उठा के वो एसेट जो है वो दूसरे किसी मुल्क में जो है वो शिफ्ट कर दिया हो, ट्रांसफर कर दिया हो। तो कह रहा है इस सूरत में डिस्पोज ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांसफर फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव्ड इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। जो भी एसेट की कॉस्ट थी उस टाइम पे उनकी बुक्स में, वही जो है वो उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड समझी जाएगी। आगे वो कहता है, आगे इन दिस सेक्शन डेप्रिसिएबल एसेट, अच्छा बात करें कि डेप्रिसिएबल एसेट कौन से होते हैं। एसेट तो पहले हमें पता होना चाहिए किस चीज को कहते हैं। एसेट हर उस चीज को कहते हैं जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। जो भी हमारे पास असासा 1 साल से ज्यादा जो है वो लाइफ रखता है, उसे एसेट कहेंगे। एक टेबल है, एक चेयर है, एक कंप्यूटर है, 1 साल से ज्यादा है उसकी लाइफ, तो उसे एसेट कहेंगे। एक टोकरी है, कोई और चीज है जिसपे कूड़ा क्रिकेट वगैरह डालते हैं, या कोई और चीज है उसकी लाइफ 1 साल से कम है, जो डिस्पोजेबल है, 1 साल के अंदर अंदर, उसे जो है वो एसेट नहीं कहेंगे। और डेप्रिसिएबल एसेट कौन सा होगा? एक ऐसा एसेट जिसकी लाइफ तो 1 साल से ज्यादा हो, जिसमें डेप्रिसिएशन भी हो, मतलब कि वियर एंड टियर भी हो, उसमें तोड़ फोड़ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, सोने की हमारे पास एक ईंट है, अब सोना चाहे 100 साल पड़ा रहे, उसकी तो वैल्यू वैसी ही रहनी है, उसमें तो कोई कोई वियर एंड टियर नहीं होना। हाँ, हमारे पास लोहा हो, और वो लोहे की कोई चीज बनी हुई हो, हाँ हर साल उसमें जंग लगेगा, और वो उसमें
उसकी मालियत में कमी आएगी और 10 साल बाद वो बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तो ये एसेट हुआ डेप्रिसिएबल एसेट। वो कह रहा है कि डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब है मीन्स एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। टेंजिबल का मतलब है जिसे छुआ जा सके, मूवेबल हरकत वाली जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह ये सारे एसेट हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी बिल्डिंग वगैरह हो सकती है। अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड मतलब कि ऐसी लैंड जिस पे कुछ ना बनाया गया और लैंड खाली पड़ी हो, इसका ये मतलब है। और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ इसमें स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की हो, एक लैंड थी, उसमें हमने जी है हमने अंदर वो जो वॉक करने के लिए ट्रैक्स बना दिए हैं। ट्रैक्स बना के उस लैंड को जो है उसमें स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट कर दिए हैं, पार्क में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें झूले लगा दिए हैं, कई ट्रैक्स बना दिए हैं, पूल्स बना दिए हैं, तो ये होगी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट उस लैंड लैंड की। ओन्ड बाय द पर्सन दैट हैज़ अ नॉर्मल यूज़फुल लाइफ एक्सीड 1 ईयर जैसे मैंने आपको बताया 1 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ होनी चाहिए, इज़ लाइकली टू लूज़ वैल्यू एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस एंड उसकी जो मतलब कि वियर एंड टियर उसमें होना चाहिए मतलब उसकी तोड़-फोड़ होनी चाहिए यानी कि उसमें कमी आनी चाहिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू में। जैसे कोई पार्क है उसमें कोई ट्रैक्स बने हुए हैं तो हर साल उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। कोई सड़कें हैं तो उन्हें रिपेयर करना पड़ता है, कुछ सालों के बाद कुछ बिल्डिंग्स हैं, उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। कोई भी मतलब परमानेंट नहीं है, एयरपोर्ट्स हैं तो उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ना हो कि जिसे जो बिल्कुल मतलब कि उसमें कोई घटाव आए ही नहीं, वो सेम ऐसी की ऐसी रहे, ऐसे कुछ भी चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती। हर चीज़ जो है उसमें वीर एंड तीर होता है, चाहे गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, सबकी एक मतलब पहले वो बनती हैं, उसके बाद उनकी एंड होता है, डेथ हो जाती है, डिस्पोज़ हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आगे वो कहते हैं कि इज़ होली और पार्शियली बाय अ पर्सन इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिज़नेस चार्जेबल टू टैक्स। मतलब कि या और वो प्रॉपर्टी ये नहीं है कि जी आपके पास एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ ही नहीं हो रही, बिज़नेस के का उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो सीईओ की पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसका बिज़नेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, वो होली या पार्शियली जो है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए या बिज़नेस जो इनकम डिराइव कर रहा है, उसके लिए वो यूज़ होनी चाहिए। उसकी लिंक होना चाहिए बिज़नेस के साथ। अच्छा आगे कहता है बट शैल नॉट इंक्लूड ये शामिल नहीं होंगे एनी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी गाड़ी वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू व्हिच डायरेक्शन हैज बीन अलाउड ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी और इम्प्रूवमेंट ईटीसी वो ये कहता है कि अगर अंडर एन अदर सेक्शन बस इसे याद रखें वो कहता है किसी और सेक्शन के अंदर अंडर जो है वो उसे डेप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम करने की परमिशन है, अलाउ है और उसने उस किसी और सेक्शन के अंडर जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है इस ऑर्डिनेंस के अंडर। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ के अंडर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है या फिर इनकम फ्रॉम जो है कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं या फिर इनकम फ्रॉम जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या इनकम फ्रॉम सैलरी में कहीं और जगह उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है, तो फिर उसको परमिशन नहीं है कि उसी एसेट की डबल डेप्रिसिएशन इस हेड के अंडर भी क्लेम करे। सो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी और हेड के अंदर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो अब उसे परमिशन नहीं है कि वो इस हेड के अंडर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करे। ये हमने पढ़ लिया है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या होती हैं।